2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दया शंकर जी को बधाई बल्कि धन्यवाद ये पुस्तक तैयार करने के लिए, चूंकि एक अलग तरह की किताब थी। ये न केवल राहुल गांधी की जीवनी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति का या उनके कामों का कोई विश्लेषणात्मक आकलन भी है। मेरे लिए किताब का महत्व इस बात में है कि पिछले 10-12 साल में इस देश में जो कुछ हुआ है उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का एक दस्तावेजीकरण इसमें है और बहुत स्पष्ट समझ और पक्ष होता है। ये एक तरह की बहुत सारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हेल्पफुल बन सकती है, खास करके आजकल जबकि बहुत सारी चीजों के साथ जो बुनियादी हमला है वो स्मृति पर है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो ऐसे में ये किताब कुछ जरूरी चीजें आपको याद दिलाती है। जैसे अभी नवेले में कहा जरूरी क्या इमरजेंसी थी, जिसमें इतनी तीखी बातें लिखने वाले कवि की ना नौकरी गई, ना सरकारी मकान गया, ना उनको और कुछ परेशानी हुई। आज हालत ये है कि यहाँ बैठे हम सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चिंता है कि भाई यहाँ से भाषण देते गए और सुबह जो है दिवाली ना आ जाए पास होने का धंधेदारी आके हालचाल ना पूछे। तो ये जो भय की स्थिति है, इस सब में हम हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे संघर्ष है। और इसी सिलसिले में अपने अनुभव के आधार पर भाजपा ने जिन घटनाओं को उल्लेख किया, मैं उस समय सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में सक्रिय था। सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन सन 87-88 में हम लोगों ने इसको बनाया था। अध्यापक थे, उसमें छात्र थे, बुद्धिजीवी थे और सन 92-93 तक हमारी गतिविधियां जारी रही। और आज मैं किंचित गर्व और किंचित विडंबना के साथ ये याद कर सकता हूँ तो उस जमाने में एक नारा जो मुलायम सिंह यादव ने बड़ी हिसाब से अपनाया, 93 के चुनाव सबका गढ़, और वो ये था कि कण कण में जाते हैं राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम। और दिलचस्प ये है इस माने पर हमारे आंदोलन में बहस भी थी। बहुत से मित्रों को लगा कि देखिए अब मैं 2-3 बातें ऐसी कहने जा रहा हूँ और आखिर तक कहूंगा जो मुझे उम्मीद है कि आपको बुरी लगेंगी, नहीं लगेंगी तो मुझे दुख होगा, क्योंकि कुछ बातें सीधे सीधे साफ साफ कहने की जरूरत हमेशा होती है, आज बहुत। तो हमारे मित्रों में बहुत से लोग ऐसे थे, वामपंथी, लोकतांत्रिक, उदारवादी चेतना से युक्त, जिन्हें इस नारे पर घोर आपत्ति, किसान प्रक्रियावादी नाम, आप तो हम कई नाम दे रहे हैं, ये क्या बात हुई आपको, क्या ये सब रास्ता नहीं है, पुराना है सॉफ्ट हिंदुत्व, तो सॉफ्ट हिंदुत्व से प्रेरित नारा है। इन सब नारों का तो हम पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, मुझ पर यानी मुझ पर भगवान जो उस ग्रुप में इस नारे के प्रचंड समर्थक थे। लेकिन एक उसने एक बात कही, उससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अभी देखिए इस समय का जो माहौल है उसमें ये नारा मुसलमानों को पूरा आशंकित कर सकता है और हमारे मैसेज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मैंने कहा इस बात में दम हो सकती है, लेट अस थिंक अबाउट इट। और हम एक तजर्बा करके देखते हैं। हम लोग पर्चे बांटते थे, हजारों की तादाद में पर्चे बांटा करते थे, हम जाते थे सब जगह। हमने कहा हमारा जो आज पुरानी दिल्ली में पर्चे बांटने का कार्यक्रम है, तो हमने पर्चे छपवा रखे थे, बड़े बड़े लाल होते, उनमें ये लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि हम ये पर्चे बांटना शुरू करेंगे, तो शुरू में अगर प्रक्रिया को खोल रही तो और आगे भी फिर इस नारे पर पुनर्विचार करेंगे कि इसको सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन का नारा हम बनाए या ना। तो प्रयोग के तौर पर हम लोग बोले, हमारे पास 10,000 पर्चे थे और 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म। लोग मांग मांग कर वो पर्चे पढ़ रहे थे। एक नौजवान को थोड़ी आपत्ति हुई तो उसे एक मुस्लिम बुजुर्ग ने समझाया कि बेटा बात को समझो, ये किन्हीं और नहीं, ये उन राम की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के इंग्लिश स्पीकिंग मिलियन जिनका एक समय भी हूँ और यहाँ बैठे लगभग सभी लोग हैं, भले वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो या ना बोलते, लेकिन अब सोशियोलॉजिकल कैटेगरी के तौर पर हम सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग मिलियन का ही हिस्सा हैं। हमें इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इस देश की खूबियों खामियों को थोड़ा सा नए सिरे से डिस्कवर करने की जरूरत है। ये तो जरूर, ये तो सच है कि हमने एक इस तरह का डिस्कोर्स खड़ा किया है जिसमें हमें राम और राम का फर्क नहीं मालूम होगा,
जिसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि जिन मुगल बादशाहों को सुबह शाम उसी बिना कुछ लोगों का राष्ट्रवाद संतुष्ट नहीं होता। मैं अकबर वगैरह की बात नहीं करता। संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम मौलिक विचारक कहे जाने वाले पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबार में, शाहजहां ने ही उन्हें पंडित राज की उपाधि दी। और शाहजहां तो अकबर की तरह कोई मुश्तरका कल्चर या सुलहपुर के लिए विख्यात नहीं, लेकिन उस समय की संस्कृति, उसकी अपनी तमाम सीमाएं, सामर्थ्य, झगड़े, झंझट, उन सब के बावजूद एक मिले जुलने पर का भाव इस देश में हुआ, पैदा हुआ। और ये साउथ एशियन इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है, ये साउथ एशियन हिंदुइज्म की बहुत बड़ी। जब तक आप आरएसएस के प्रोजेक्ट को इस समझ में लोकेट नहीं करते, आप ना तो आरएसएस के प्रोजेक्ट की गंभीरता समझ सकते हैं ना उसका खतरा समझ। ये बहुत साफ तौर से समझने की जरूरत। 2015 में एक टेलीविजन कार्यक्रम में मैंने जिक्र किया था, एक, मैं अब तो टेलीविजन पर जाता नहीं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन मैं बीपी अपना बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता। टेलीविजन पर जिस तरह का ज्ञान परोसा जाता है वो सुनना तक मुश्किल है, उसको सामने बैठना और उसमें हिस्सा लेना, वो तो हम भरना मुझे दिल का दौरा पड़ जाए, मैं क्यों ऐसा कहूँ। तो मैंने वहां कहा कि देखिए आरएसएस, और एक बात मुझे आरएसएस के ही एक गंभीर व्यक्ति ने कही थी, जिनका नाम लेने की अनुमति ना मुझे तब थी ना आज। उन्होंने कहा था कि अग्रवाल साहब आप चाहे जो करते रहिए, 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और हमारा लक्ष्य 2025 तक भारत को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना देना। अगर 2024 का पहला महीना पूरा बीता नहीं और ये सारी चर्चाएं हम लोग में कर रहे हैं, तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे में ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और स्पष्ट रूप से राजू जी आपसे कहना, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर या तो बहुत गंभीर एकेडमिक ढंग से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऋग्वेद में यजुर्वेद में हिंदू शब्द नहीं है, मित्र क्रिश्चियनिटी शब्द की गई। मैं कुरान के और इस्लाम के अध्ययन का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन थियोलॉजी का भी और हिस्ट्री का भी। क्रिश्चियनिटी शब्द बाइबल में कहीं क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन। हम लोग धर्म और इस तरह की चीजों की उसी तरह की लिटरलिस्ट अंडरस्टैंडिंग को अपना लेते हैं जैसी हमें नहीं अपनानी चाहिए। हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, लोकतंत्र हो, फांसीवाद हो, ये सब हमारे में नहीं होता, सब कुछ इतिहास में। और ऐतिहासिक विकास क्रम को भूल करके आप हिंदू धर्म खोजने सीधे वेद में भाग जाए और कुरान में या अरब के संदर्भ में बहुत सारी प्रैक्टिसेस और कई कई बातों को आज के इस्लाम पर लागू करने लगे बिना इस बात की परवाह किए कि साउथ एशिया का इस्लाम कुछ अलग तरह का है, साउथ एशिया का कुछ अलग तरह का है, वेस्ट एशिया का कुछ अलग तरह का है, यूरोप का कुछ अलग तरह का है, अफ्रीका का कुछ अलग तरह का है। तो आप वही कर रहे हैं, यू आर अगेन फॉलोइंग द सेम फंडामेंटलिज्म जिसका आप प्रतिवाद करना चाहिए। तो इन चीजों के प्रति सावधान रहेगी। दूसरी बात जो यहां चली, आपने 1984 दिखाई किताब, भाई साहब जिस संकट से हम गुजर रहे हैं उसके आगे 1984 बच्चों का। अगर इस किताब को लिखने के लिए आपको प्रेरणा देने की तो मेरी विनम्र राय यह है, और आपको ही नहीं सारे मित्रों को है, एल्डोस सक्सले का नावल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो बेहतर मॉडल है आज के हिंदुस्तान। उसमें लोगों के दिमाग दुरुस्त रखने के लिए सुबह शाम एक गोली दी जाती है जिसका नाम है सोमा। सोमा खाइए मस्त रहिए, सोमरस से लिया एल्डोस सक्सले ने। और एल्डोस सक्सले कोई सेपरेट वेपरेट नहीं कराई जाए, कोई हिंदू राष्ट्रवादी सुन रहा हूँ तो एल्डोस सक्सले का मुकदमा चलाने निकल, एल्डोस सक्सले बहुत गंभीर व्यक्ति थे। एनीवे, तो वहीं से आया वो। कुछ लोग बाई डेफिनेशन दूसरों से श्रेष्ठ जन्म से, जैसा भी कहा गया कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए
बेहतर होने का दावा कर सकते हैं, या उनको ये एहसास कराया जाता है क्योंकि उनका जन्म एक खास धार्मिक परंपरा के भीतर। तीसरी बात ये कि आज जिस हालत में हैं आप, उसका गहरा संबंध आहत भावनाओं की राजनीति से। आई डोंट मिस वर्ड। अच्छा या बुरा, सही या गलत, कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को आपने संसदीय बहुमत के जरिए बदल दिया। जिस किताब को लेकर के भावना आहत होने का अंदेशा था, किसी इस्लामी मुल्क के बैन करने के पहले सेकुलर भारत में उस किताब को बैन, और उसके बाद संतुलन कायम करने के लिए आपने दरवाजे, फिर आपने दरवाजे खुलवा दिए। आपने सर्वधर्म संभाव को एक डेलीब्रेट कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट में, और तर्क क्या था? भावना, फलाने धर्म की भावना है, ढिकाने धर्म की भावना है। आज हालत यह है कि आप 20 लोग इकट्ठे कर लीजिए, टेलीविजन वाले आ ही जाएंगे, आप किसी भी अच्छी भली किताब, किसी भी अच्छी भली फिल्म को रोका। अभी अभी एक फिल्म पिछले दिनों नेटफ्लिक्स से काम से आई, मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैंने सुना उसके बारे में। अभी अभी बताई पद्मावती जो बजाते को एक बेहद घटिया फिल्म थी, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले, मैंने सुना है कि टेलीविजन स्टूडियो में तलवारें वलवारें लेके जाएगा। ये सब फिल्म भावना, भावनाएं आहत होती है, विवेक किसी का नहीं आहत। भावनाओं के स्वास्थ्य की सबको चिंता है, विवेक को टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ, कोई परवाह नहीं करता। निसंकोच में कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, मैंने एक नावल लिखा था 2016 में, नाको हस नाम का, जो अंग्रेजी में भी आ चुका है, मराठी में उसी समय आ गया था। उसे पढ़ लीजिए तो वर्तमान मिजाज का कुछ मिजाज, वर्तमान निजाम का कुछ मिजाज समझ में आएगा। नाको हस, ये शब्द आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था। ये एक्रोनिम है, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, आहत भावना आयोग। तो उसमें एक आहत भावना आयोग बन चुका है और इंटेलेक्चुअलों को उसमें बुला बुला के उनकी अपील की जाए, क्योंकि आमतौर से इंटेलेक्चुअल ही भावनाएं आप सकते थे। सोचिए, अभी आप वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल टेरर, ये फ्रेज इस देश की संसद में बोला, और ये फ्रेज इस देश के कुछ बुद्धिजीवी भी बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल टेरर यानी जहां आप पर मेरे बातों का, मेरे प्रमाणों का, मेरे तर्कों का जवाब देते ना बने तो आप मुझे टेररिस्ट, एनिमी ऑफ द पीपल कहते। इन सारी स्थितियों को आप 1984 से, स्थितियां उससे कहीं अधिक जटिल है, उससे कहीं अधिक गहरे सोच और गहरे काम की मांग। दूसरी बात ये, और सुंदर रूपक दिया गया अभिमन्यु का, मेरा निवेदन यह है कि इस समय हिंदुस्तान को अभिमन्यु की नहीं, अर्जुन की जरूरत। क्षमा करेंगे, अभिमन्यु से जिनकी तुलना की जा रही है राहुल गांधी और सम्मान के साथ कि चक्रव्यूह में घुसने का साहस बेहद सराहनीय है, लेकिन उससे कहीं अधिक सराहनीय है वो धीरज जिसके जरिए आप चक्रव्यूह से निकलने की जुहद की सीख है। ये रूपक स्मृति में जिस तरह संपन्न हुआ, जरूरी नहीं कि वैसे ही यहाँ भी संपन्न। हमारी सांस्कृतिक स्मृति में तो अंत पंत आखिरकार पांडव जीत गए, कौरवों का विनाश हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, आदि हो गई। जरूरी नहीं है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भी वैसा ही, इसलिए अभिमन्यु बनना पर्याप्त नहीं है। आप बहुत नैतिक पॉलिटिक्स करें, बहुत अच्छा काम करें, बहुत जरूरी है, लेकिन जो भी अच्छा काम, जो भी नेक काम आप करें वो लोगों तक पहुंचे, आपकी छवि के निर्माण में सहायक हो। आपके बारे में जो 50 तरह के प्रचार किए जाते हैं उनकी व्यवस्थित रूप से पाठ करना भी आपका, यानी राहुल जी का और आपके समर्थकों और आपकी पार्टी। यह रवैया नहीं अपनाया जा सकता कि बहुत एक बड़ा फेमस
बड़ा पॉपुलर ये है, साहब लोग कहते रहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। मुझे वो बात हमेशा याद होती है कि पैर नहीं होते होंगे, पर होते हैं। जब तक श्रीमान सर अपने जूतों में तस्में बांध रहे होते हैं, तब तक झूठ सारे शहर का चक्कर मार चुका, और जो नुकसान करना होता है वो कर चुका होता है। तो इस तरह की बातें अच्छी हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन प्लीज अब वो समय नहीं है कि आप कह सकें कि कोई बात नहीं, पराजित हो जाएंगे तो हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे तो हो जाएंगे। ये व्यक्ति की पराजय और व्यक्ति की विफलता का सवाल नहीं, इसलिए ये सब नहीं चलेगा। इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और उससे कुछ सबक हम ले सकते हैं। अतीत की दो एक बातें दोहराना चाहता हूँ। इस किताब में जो क्या था, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मैं तो उस समय कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं संवैधानिक पद पर था और रहते हुए किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी कर नहीं सकता था, लेकिन निजी तौर पर मैं लोगों से कहा करता था कि यार ये अद्भुत लोकपाल है, क्योंकि अगर ये लोकपाल बन गया मान लीजिए और लोकपाल भी करप्ट हो गया तो फिर उसके ऊपर 100 लोकपाल। तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली रखी, बिल्ली पे कत्ल करने के लिए कुत्ता रखा, हो गया। तो एक तो ये सबक भविष्य के लिए सीख लीजिए, गोपुर से लेकर आज तक का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार का तमाशा, भ्रष्टाचार का सवाल आमतौर से फासिस्टों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का मौका है। आज कहा है लोकपाल भी लगे, आप में से कोई मुझे बता सकता है, या सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, कोई स्कूली छात्र भी बैठे, भारत गणराज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण पद लोकपाल पर विराजमान सज्जन का नाम है? क्या ऐसा कोई पद है नहीं? अगर है तो उसने पिछली बार किस तरफ मिनिस्टर को या किस तरफ ब्यूरोक्रेट को पेश होने का समन किया? ईडी के समन तो 10 आते रहे, लोकपाल का समन पेश हो गया। और दिल्ली में लोकपाल बन चुका है क्या? तो एक तो इस किताब का महत्वपूर्ण योगदान ही, तो सारे आंदोलन की जो जीनियोलॉजी है, उस आंदोलन की जो बनावट है, लेकिन जिस पर विचार करने की जरूरत है। आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम का जिक्र किया, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में सिंड्रोम रहा है जो लगभग उतनी चिंता है, और वो सिंड्रोम है एंटी कांग्रेस से जुड़ा है। जो भी कांग्रेस के विरोध में है वो इतना पवित्र है कि उसका समर्थन कर देने में कोई नहीं। याद कीजिए अगर हम जो धरने में कौन कौन जाके समर्थन देके आए, कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं, कुछ आप लोग याद कर लीजिए। याद कीजिए वो अरविंद केजरीवाल और क्या नाम है उनका, जिनका अन्ना हजारे, उनको दूसरा गांधी कौन कौन कह रहा था, और किस किस तरह के राजनेता, किस किस तरह के लेखक, किस किस तरह के जनवादी, प्रगतिशील, क्रांतिकारी आदि आदि सब भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अलग जलाने में दूसरे गांधी के साथ थे। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम चिंताजनक है, और इस समय हम स्टॉकहोम सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। आपने सही कहा, और सही कहा कि जनता इतनी समझदार हो गई है कि अपना विनाश चाहती है। सचमुच स्ट्रॉन्ग सिंड्रोम, नौकरी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, परिवार की सुरक्षा हो या ना हो, मंदिर तो बनता है, मुसलमानों की तो अपने ठिकाने लाई जाती है। दिस इज रियली स्टॉकहोम सिंड्रोम। लेकिन स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसे कि एक सिंड्रोम होती है, और वो एंटी कांग्रेस, उससे भी बचने की जरूरत। तीसरी और संभवतः आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बात केवल सांप्रदायिकता की, ये समझ, और इसीलिए मसला केवल मुसलमानों का या दीगर माइनॉरिटी का, बात लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नहीं, लोकतांत्रिक निजात। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है। अगर संख्याओं के खेल की दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी अत्यंत लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री, 300 से अधिक लोकसभा में उनके पास सीट है। जब अत्यंत लोकतांत्रिक नेता थे, चुनाव जीतकर ही आए थे। तो लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं, लोकतंत्र संस्थाओं और मर्यादाओं की, लोकतंत्र में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो शासन की प्रणालियां हैं या ऑर्गन ऑफ स्टेट है, उनको अलग अलग रखा जाता है, उनको एक निश्चित रूप से स्वायत्त करना। हालत यह है कि आप एक यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई कर देते हैं क्योंकि वहां के किसी प्रोफेसर ने एक पर्चा लिखा है जिसमें चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सवाल उठाए, आप उस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई,
आप सोचिए, मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, एक तरह से अभी भी यूनिवर्सिटी से मेरा संबंध है। कोई यूनिवर्सिटी अपने किसी प्रोफेसर की रिसर्च के लिए जिम्मेदार नहीं होती। यूनिवर्सिटी का मिजाज ही ये है, मैं एक प्रोफेसर हूँ, ये एक प्रोफेसर है, दोनों एक ही विषय पर घनघोर रूप से विरोधी हूँ। हमारी रिसर्च एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सिटी ना इनके रिसर्च को एक्सक्लूसिवली ओन करेगी, ना मेरी रिसर्च को एक्सक्लूसिवली ओन करेगी। अब मैं हिंदी लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मेरा वाइस चांसलर बेचारा फिजिक्स का आदमी, आप उसको जाके पकड़ ले तो साहब पुरुषोत्तम अग्रवाल की रिसर्च पर आपका क्या है, हम क्या कहें? जो हो रहा है वहां से हो, वहां से केवल ये नहीं हो रहा है कि कौन कहाँ नाचता है, कौन क्या कर रहा है और कौन इनका क्या कर रहा है, तो वहां से ज्यादा गहरी लेवल पर, और इसलिए ज्यादा चिंता है मीडिया की स्थिति। सब संयोग नहीं है, देखिए ये कुछ भी, मैंने कुछ 2 बरस पहले वायर में एक लेख लिखा था कि एविडेंस ऑफ स्टूडेंट, मूर्खता का सैलाब या मूर्खता का केंद्रीय स्थापना ये थी, और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर गौर करें, विचार करें। केंद्रीय स्थापना ये थी कि मास स्टूडेंट इज नेवर अ नेचुरल थिंग, इट्स ऑलवेज अ मैन मेड। जब कोई समाज व्यापक रूप से मूर्खता की पकड़ में आ जाए तो ये प्रकृति का प्रकोप नहीं होता, एक सोची समझी राजनीति रणनीति के तहत, और आप उस समय एग्जैक्टली होती। और ऐसे में राहुल गांधी का नैतिक प्रतिरोध, उनकी निजी सामर्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और वंदनीय है, लेकिन पर्याप्त नहीं। ये बहुत साफ हो सकता है, और ये व्यक्तिगत रूप से शहीदाना मुद्रा, जैसा मैंने कहा, अभिमन्यु मुझे नहीं चाहिए इस समय, मुझे अर्जुन चाहिए। तो क्या गांधी दोबारा भारत में आएंगे? नहीं, वो क्यों आएंगे दोबारा? काहे आए भारत में दोबारा? एक बार गोली मार दी दोबारा आए? आप पैदा कीजिए अपना गांधी अपने समय का, बसंत अन्ना हजारे ना हो, गांधी जी दोबारा भारत आएंगे, जवाहरलाल जी दोबारा भारत आएंगे, कोई कबीरदास दोबारा भारत आएंगे, तुलसीदास आएंगे, काहे आएंगे भाई? उनसे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनको दोबारा बुला के क्या करेंगे बेचारे? यानी छोड़िए, आज से 8 ही दिन बाद है जब गांधी जी को गोली मार दी गई। इंसानियत की और संवेदना की और एक इंक्लूसिव किस्म की रिलीजियसिटी और इंक्लूसिव नेशनल। आपको मित्र, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ। ये सवाल मुझसे पूछिए सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर से, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। जहां तक ईवीएम वगैरह का सवाल है कि वो बातें हैं, इन्होंने कुछ कहा निकाल के वक्त हमने अगर मान लीजिए आप तो लोगों के सामने विचार रखो, तो क्यों नहीं अपोजिशन ने डिक्लेयर कर देता कि जनता की ईवीएम से चुनाव होगा ना होगा? देखो ना हमारे चुनाव का पैसा क्यों चल बात में क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी? आप कहते रहे कि चलानी जल्दी अठनी देगी, लेकिन उसी ईवीएम से आप पिछली बार में मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं, आपकी सरकार नहीं बचती, वो अलग बात है। उसी ईवीएम से आप राजस्थान में पिछली बार चुनाव जीत जाते हैं, उसी ईवीएम से आप इस बार तेलंगाना में जीत जाते हैं, और फिर आप समझते हैं कि लोग इस बात पर विश्वास कर लेने चाहिए। टेक्निकलिटीज अपनी जगह, पॉलिटिक्स में टेक्निकलिटीज अपनी जगह। अगर आपको विश्वास है कि ईवीएम फ्रॉड है, तो इतना नैतिक बल उत्पन्न कीजिए कि आप घोषणा कर दीजिए कि कोई अपोजिशन पार्टी चुनाव नहीं। अभी भी इंटरनेशनल ओपिनियन में कम, इंटरनेशनल ओपिनियन की परवाह ये सरकार बहुत ज्यादा, खासकर वेस्टर्न इंटरनेशनल, वो चीजें कीजिए, अदरवाइज इन बातों में कुछ नहीं। अब जैसे पार्टी की जो बात हो रही थी और ये सब, आपने इसमें उनका जिक्र किया है, वो कौन वो क्या नाम है उस सज्जन का, वीरेंद्र, क्या नाम है, वीरेंद्र शास्त्री या क्या है? हाँ, वीरेंद्र प्रसाद शास्त्री, उनकी आपने चर्चा की है। वो अपने प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या क्या करते हैं, कमलनाथ जी वहां क्या करते हैं, क्या वीरेंद्र जी के चरणों में बैठते, और उन्हें छिंदवाड़ा कथा प्रवचन के लिए बुलाता। आप वैसे पॉलिटिकल मैसेज तो दीजिए कम से कम। मैं किसी की धार्मिकता का विरोधी हूँ, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, राहुल गांधी से तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी की बहस का वहां है, वो साथ होंगे, कोई ऐसा नहीं।
लेकिन एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है, आप खुद ऐसा मान लीजिए, वो बाकायदा हिंदू राष्ट्र की और उसकी बात करता है, अपनी नीति में, अपनी राजनीति में, अपनी रणनीति में इतना भी विश्वास आपका नहीं। इन सब चीजों से बात नहीं बनेगी ना, या जो भी कांग्रेस के मित्र समर्थक संसद इस समय तो मजबूरी में हम सब लोग भी हैं, लेकिन जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी उन्हें इन चीजों पर पूछना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता। अभिमन्यु बनने का रोमांच, इसको मैं नाकाम हो गए, देवदास बन गए, ये नहीं चलेगा। अब वो इसको नहीं चाहिए देवदास वाला के नाकाम हो गए शराब पी के मर गए। वो इसको चाहिए कि इसको किया, मेहनत की, ताकत लगाई, संघर्ष किया और प्रेमिका को हासिल करके क्योंकि बात केवल आपके व्यक्तिगत संघर्ष, तपस्या और बलिदान की नहीं, बात इस मुल्क के भविष्य की, और इस मुल्क ने पिछले 1,500-2,000-3,000 साल में दुनिया को जो दिया है और जो यूनिक है, हिंदुस्तान का योगदान है, जैसे सिविलाइजेशन इज यूनिक टू द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उस योगदान को, उस भविष्य को बचा। थैंक यू, धन्यवाद।